मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे। जाली अकाउंट्स के मंझधार में फंसी सिंध सरकार, गवर्नर राज या इन हाउस तब्दीली, एहतसाब तो होकर रहेगा। अकाउंट्स मुंजमिद, जायदादों की फरोख्त पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट का उबूरी हुक्म भी आ गया। वजीर आजम को सियासत सीखने का मशवरा, सनतकारों ने किया फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और यह है मेरी जंग। इन हाउस तब्दीली, गवर्नर राज या मुराद अली शाह की रुखसती, सिंध में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। JIT रिपोर्ट के इंकशाफात, जरदारी, बिलावल, फरियाल तारपुर, मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL में आने के बाद तो सिंध हुकूमत पर गहरे स्याह बादल छा गए हैं। इस वक्त सिंध में 3 मुतवक्के ऑप्शन जेर गौर हैं। पहला ऑप्शन इन हाउस तब्दीली का है, जिसमें पीपल्स पार्टी का एक धड़ा ऑपोजिशन की हिमायत में अलग होकर अहम किरदार अदा कर सकता है। PTI के रहनुमा हलीम आदम शेख ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी के 20 से जायद MPAs राबते में हैं। सिंध असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के 99, तहरीक इंसाफ के 30, MQM के 20, GDA के 14, तहरीक लब्बाइक के 3 और MMA का 1 रुकन है। गोया सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में अक्सरियत के लिए 85 अरकान चाहिए। ऑपोजिशन के पास 68 नशिस्तें हैं। इन हाउस तब्दीली के लिए 17 मजीद अरकान चाहिए। दूसरा मुतवक्के ऑप्शन सिंध में गवर्नर राज लगाने का है। वज़ाहिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इसकी तरदीद की है। तीसरा ऑप्शन यह है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन मुराद अली शाह को वज़ारत आला से हटा दिया जाए। फवाद चौधरी वज़ीर आज़म की हिदायत पर जल्द सिंध का दौरा कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात, फंक्शनल लीग और GDA के रहनुमाओं को JIT रिपोर्ट पर एतमाद मिलेंगे। विफाकी हुकूमत सिंध की सूरत हाल को किस नज़र से देख रही है, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली बासी से। सदाकत अली बासी साहब, आज जरदारी साहब कह रहे थे, वो जल्द से जल्द से कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें जितना मारने की कोशिश करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, हम और मजबूत होंगे। तो ये तो लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं या जो कुछ करने जा रहे हैं उससे तो पीपल्स पार्टी समझ रही है वो और मजबूत होगी। बात इस तरह है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना कि हम उनको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसको बताने की बात यह है कि ये जो JIT बनी है इसकी पहली रिपोर्ट 2015 में आई थी और उसके बाद एक आपकी फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है जो 2017 में आई है और उसके बाद फिर जो है वो सो मोटो हमारी ये गवर्नमेंट से पहले का बना हुआ है। हमारे दौर में सिर्फ JIT बनी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी है। लिहाजा इसका इनका ये कहना कि जी हम किसी तरह इन्वॉल्व हैं इनके इस काम में, तो वो बात गलत है। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है। जब किसी भी पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है करप्शन का, तो इससे पहले तो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा तो पीपल्स पार्टी वो थी जो खैबर से लेके कराची तक एक पार्टी थी और इस करप्शन की वजह से सिर्फ सिंध रूरल तक रह गई है। और अभी जो ये JIT के बाद अगर अदालत से उनको सज़ा होती है तो मेरा ख्याल है ये सिंध रूरल से भी फारिग हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों करप्ट जमातें हैं। उन्होंने पिछले अरसे में एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की हैं, पेट फाड़ेंगे, आपको घसीटेंगे, करप्ट हैं, बेईमान हैं। वो कहते हैं आप जो है ना दरिंदे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अब पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत आई है जो अपने आप को इन जो एहतसाबी इदारे हैं इनको इंडिपेंडेंटली छोड़ा हुआ है, तो ये उनका चीखना चलाना मैटर नहीं करता। मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये जिस तरह सज़ा मियां नवाज शरीफ साहब को हुई है, उनसे उनकी पार्टी टूटेगी और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि अपने आप को जरदारी से अलग कर लें और वरना पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज आवाम इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस है लोगों में कि लोग समझते हैं कि करप्ट बेईमान क्या है और उनको सजा देने से ना जमहूरियत को खतरा है और ना किसी 18वीं तरमीम को खतरा है। अच्छा। जब भी मुस्लिम लीग नून पे जी एक जुमला बोलूं, जब मुस्लिम लीग नून पे आप एहतसाब करेंगे तो वो कहेगी जमहूरियत को खतरा है। पीपल्स पार्टी का एहतसाब होगा तो वो कहेगी 18वीं तरमीम को खतरा है। खतरा सिर्फ उनकी करप्शन का, किसी और। आपने कहा कि जे आपका हाथ नहीं, ये सारा केस आपके आने से पहले का है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले का, मान लिया। लेकिन फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात इमरान खान की तरफ से जा रहे हैं, उनकी हिदायत पर सिंध जा रहे हैं, वो किस लिए फिर जा रहे हैं? सिंध क्या करने जा रहे हैं? वो वज़ीर इत्तलात क्या कोई साजिश करने जा रहे हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, कोई तोड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखें फवाद चौधरी PTI सिटिंग गवर्नमेंट के वज़ीर इत्तलात भी हैं और वो हमारी पार्टी के बड़े अहम रुकन भी हैं
और हमें इस बात का एक खदशा है कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला समेत सब लोगों के नाम JIT में आ गए, लिहाजा वो जो इंसाफ के इदारे हैं, जो प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं, उनसे उनको तावन करना पड़ेगा। अगर वो तावन नहीं करते और कोई ऐसा सियासी हमारे लिए चैलेंज पैदा करते हैं तो उस चैलेंज को हैंडल करना मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम जो PTI की हुकूमत है ये पूरे पाकिस्तान में और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, लिहाजा 18वीं तरमीम में उनके इख्तियारात अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत को, स्टेबिलिटी को, इदारों को और मुल्क की रियासत का निज़ाम चलाने के लिए अगर कोई बेवकूफ़ी, खुदकुशी पीपल्स पार्टी करती है तो उसको काउंटर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम बड़े विजिलेंट हैं। हम सिंध में अपोजिशन हमारे पास भी है, अपोजिशन लीडर भी हमारे पास है और अपोजिशन सिंध में हम कर रहे हैं। लिहाजा ये तमाम बातें आप समझ लें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से और गवर्नमेंट की हैसियत से, और अगर कोई ऐसा चैलेंज वो पैदा करते हैं तो उससे सवाए उनके नुकसान के और कुछ नहीं होगा। सारे जो आपके पास लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, ये कुछ जोड़ तोड़ है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह गिलानी साहब का मामला था कि गिलानी साहब तो चले गए मगर हुकूमत सिंध, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब सिंध में है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत फिर भी चलती रही कुछ अरसा, उसके बाद फिर इलेक्शन तक, लेकिन ये एहतसाब और सिंध हुकूमत इकट्ठे नहीं चल सकते क्या? देखें मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं वो हैं और जो पीपल्स पार्टी की पार्टी है उनको मेरी तरफ से मशवरा है कि वो पार्टी को अलग और करप्शन और इंडिविजुअल की करप्शन को अलग करें। अगर उन जरदारी साहब और जो मुराद अली शाह साहब पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ामात नहीं, अब तो उनके खिलाफ JIT की रिपोर्ट्स आ गई हैं और जल्दी अंदाज़ा है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनको अपने आप से अलग करके वो अपना एहतसाब कराएं और हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के बाकी लोग करें। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपने पार्टी को बचाना नहीं चाहती, अपनी गवर्नमेंट को बचाना नहीं चाहती, किसी खुदकुशी की तरफ जाएगी, तो फेडरल हुकूमत के पास आइन और कानून में बहुत सारे इख्तियारात हैं, वो इसको इस्तेमाल करके आगे जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करके और लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करके हुकूमती निज़ाम इंशाल्लाह चलाना हमें आता है और वो चलाया जाएगा। लेकिन पहली तरजीह ये है कि कोई पॉलिटिकल जो है ना वो ऐसा कोई डिसऑर्डर ना हो और पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है, अगर मुराद अली शाह साहब को छोड़ना पड़ता है तो कोई नेक्स्ट पीपल्स पार्टी का जो जाला है वो आके तो गवर्नमेंट चलाए। सदाकत साहब, मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ आपका इशारा है, शायद कुछ लोग अलग हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि JIT की रिपोर्ट तो आ गई है, उसके बाद अभी केस बनेगा, फैसला आने में कई साल लग सकते हैं। हमने पनामा केस में देखा काफी अरसा लगा। देखिए इंसाफ के तकाजे तो देने हैं, कोई बड़े से बड़ा कत्ल का भी मुजरिम हो उसको अपनी सफाई का मौका देना पड़ता है, तो हमें कोई जल्दी नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब फौरन कन्विक्ट हो जाएं। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ JIT की रिपोर्ट आई है, उसके बाद उनका पूरा ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल में उनको पूरा हक मिलना चाहिए, जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल है वो होना चाहिए, उनको अपना पूरा हक मिलना चाहिए, वो अपनी एविडेंस दें, अपने आप को साफ करें। अगर वो अदालतें उनको बरी कर देती हैं तो आसिफ जरदारी साहब पे या उनके बाकी किसी बंदे पे भी ज़ाती कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लगता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब के भी मुकदमात थे, वो एक में उनको सज़ा हुई, दोबारा उनको ज़मानत मिल गई, दूसरे में सज़ा हुई है, और अगर वो फेयर ट्रायल के ज़रिए अपने आप को अदालतों के ज़रिए बरी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कौम को ये दुख तो होगा कि इतने चोर लोग बच गए, लेकिन फिर भी आपकी जो महज़ब दुनिया है उसके कवायद और ज़वाबित यही हैं कि लोगों को एक मुल्क के आइन और कानून के अंदर उनको फेयर ट्रायल का पूरा मौका दिया जाए, और अगर वो उसमें सज़ा होती है तो बाकी सज़ाओं की तरह उनको जेल बंद कर देना चाहिए, और अगर वो बरी हो जाते हैं तो उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सदबासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक मानी खेज तब्दीली आई है। लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जरदारी की मदद को नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। सिंध में रोजाना की बुनियाद पर जलसों से खिताब में आसिफ जरदारी हुकूमत और दीगर इदारों पर तनकीदी निश्तर बरसा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से कबल जो खबरें थीं कि मुस्लिम लीग नून एहतजाजी सियासत के लिए वार्म अप हो रही है और 30 दिसंबर को यौम तासीस की तकरीब इसका नुक्ता आगाज होगी, लेकिन नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक चाय की प्याली में तूफान तो उठा, लेकिन अब नून लीग की सफों में खामोशी है। 30 दिसंबर को यौम तासीस की मरकजी तकरीब भी मुलतवी कर दी गई है। मरियम साहिबा का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। लग तो यूं रहा है कि नवाज शरीफ खानदान खुद ही सियासत से अलग हो रहा है। आज तो चौधरी निसार भी तवील खामोशी के बाद बोले हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर उनका मशवरा मान लिया जाता तो आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। करप्शन केसेस ने ऑपोजिशन की नाक में ऐसा दम किया है कि इसका सारा दम खत्म हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पुल का किरदार अदा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी कहीं नजर नहीं आ रहे। आसार बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई हंगामा नहीं बर्पा करेगी।
दोनों जमातों की आला क़यादत को इस वक्त अपनी अपनी पड़ी है। नून लीग के आइंदा के सियासी लाहेअमल के पर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इफ़नान उल्लाह खान से। इफ़नान, अब ऐसे लग रहा है कि इस वक्त जरदारी साहब को बड़ी ज़रूरत है नून लीग की कि अगर वो साथ आए तो शायद ये जो मामलात हैं इस पर हुकूमत पर कुछ दबाव डाला जा सके। तो नून लीग आएगी जरदारी साहब की मदद को? देखिए, हमने कभी भी पास्ट में जरदारी साहब की करप्शन को ना सपोर्ट किया है, ना हम आज उसको सपोर्ट करते हैं, ना हम कभी आइंदा उसको सपोर्ट करेंगे। ना जरदारी साहब की, ना पीपल पार्टी के किसी की लीडर की या किसी भी इंसान की जिसने करप्शन की हो उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम जरदारी साहब को सपोर्ट करें किसी भी इस सिलसिले में। लेकिन हम पीपल पार्टी जो है वो एक जमात है पार्लियामेंट में, सिंध में उसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, और हम पीपल पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात पहले भी हमने रखे हैं, हम आइंदा भी रखेंगे, और हो सकता है कि हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बनाएं। लेकिन उसका जो मकसद होगा वो किसी की करप्शन बचाना नहीं होगा। मकसद इस मुल्क के हालात को बेहतर करना होगा, उसका मकसद इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी को कम करना होगा, उसका मकसद जो है वो इस मुल्क में जो तसल्लुत कर दी गई है ये एक पपेट हुकूमत, इसको या तो इसको सीधे राय रास्त पे लाना होगा। अगर ये राय रास्त पे नहीं आई तो फिर इनसे राय निजात की तरफ जाया जाएगा। तो फिर अफनान, देखिए आपके वालिद साहब मुशाहिदुल्लाह खान साहब सेनेटर हैं और बड़ी भरपूर तनकीद करते हैं। फवाद चौधरी साहब के सामने तो वो आपको पता है उनके खास चल रही है आपस में एक जंग किसी सूरत हाल। तो ये चीज़ें भी हों, मुस्लिम लीग नून एक तरफ बात करती है जमहूरियत को खतरा है, जरदारी साहब कह रहे हैं 18वीं तरमीम को खतरा है, सूबाई खुद मुख्तारी को खतरा है, तो फिर भी आप उस तरह इकट्ठे होते फिर क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि फैसल वाडा साहब ओपनली आके बोलते हैं कि वो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में जो इस साल इलेक्शन हुआ है उसको एक बुरी तरह रिक किया गया ताकि एक पपेट गवर्नमेंट को बिठाया जा सके। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है इन मामलात के अंदर। हम 18वीं तरमीम को इसलिए प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो इसमें सूबों के जो राइट्स हैं उनको रखा गया है जी। तो बहुत सारी कुव्वतें इस मुल्क में नहीं चाहती कि जो इस मुल्क की जो टैक्स का पैसा है वो सूबों में जाए, वो ये चाहते हैं कि सारा पैसा वो खुद ही खा जाए। तो वो उन लोगों की तरफ से जो ये साजिश की जा रही है 18वीं तरमीम के लिए या जमहूरियत के खिलाफ तो साजिश हो चुकी है। एक ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया गया जिनका इसमें जिनको कोई वोट इतने नहीं पड़ने थे, उनको ज़बरदस्ती मुल्क में ला के मुसल्लत कर दिया गया। इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि ये जो है ये एक पपेट गवर्नमेंट है। और आप मतलब कोई इदारा उठा के देख लें, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी उठा के देख लें या आप दीगर इदारे उठा के देख लें, आप देखें इनके हेड्स कौन लगाए जा रहे हैं। अफनान, आपको कराची से भी मिली थी और कराची में भी तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात बन गई। ये बताएं कि जरदारी साहब के खिलाफ अब JIT बनी तो वो इस JIT को गलत कहते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब JIT बनी थी तो वो बहुत खुश थे। तो आपका अब क्या रद्द-ए-अमल है? आप इस JIT से खुश हैं या नहीं? आप ये समझते हैं ये JIT हो या नून लीग के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ JIT हो, सब गलत हैं? देखिए, हम तो ये कोई भी करप्शन करे वो गलत काम है और उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन सियासी मकासद को पूरा करने के लिए किसी की करप्शन को इस्तेमाल करना या किसी की कमज़ोरी को इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। अगर तो ये मकसद है तो फिर तो वो इसमें नाकाम हो जाएंगे। अगर तो मकसद ये है कि जरदारी साहब की करप्शन को पकड़ना है तो ये अच्छा काम है। हम इसको ना तो हम देखें, ना हम इस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं, ना हम इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि कोई बुरा है। अगर उन्होंने करप्शन की है पकड़ा जाए, लेकिन JIT वो वाली ना बनाई जाए जैसी कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ बनाई गई थी कि जिसके अंदर जो है वो ज़बरदस्ती जो है ना कुछ मिला ना कोई करप्शन मिली, ज़बरदस्ती ये कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है मियाँ साहब को सज़ा दे दी गई अपने बेटे से। तो अगर तो कोई इन्होंने वाकई करप्शन की है भी है और इनके खिलाफ इनके एसेट्स हैं और इन्होंने इस तरह का काम किया तो ज़रूर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसके ये बताएं ये हुआ क्या? यौम तासीस आपने मनाना था, मुस्लिम लीग नून में तंजीम साजी मजीद मजबूत करनी थी, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करनी थी आपने तो कल से, वो सब क्या हुआ? मुलतवी हो गई, रुक गई। ये तो सब कहा जा रहा है कि वो डील का नतीजा है जिसकी वजह से अब मुस्लिम लीग नून एग्रेसिव नहीं हो रही, इसीलिए शायद जरदारी साहब का साथ भी नहीं दे रही। देखिए, इस बात को तो मैं रद्द करता हूँ कि कोई ऐसी डील चल रही है। यौम तासीस जो है वो ये नहीं कहा गया कि लाहौर में सारे लोग इकट्ठे हों, बल्कि ये कहा गया है कि तमाम अपने अपने इलाकों में इसको मनाएं। तो कल जो पहले ये था प्लान के सारे लाहौर में इकट्ठे हो रहे थे, तो उस प्लान को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। इसके अलावा जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो तो इस वक्त जेल में, ज़ाहिर है अगर जेल में एक इंसान तो वो इतना एक्टिव नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में, और यही मामला जो है वो दीगर और भी हमारी लीडरशिप के साथ है। तो इस बात को सामने रखते हुए जो है वो इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन एक
कमेटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाई है जो इस पार्टी को उनकी गैर मौजूदगी में चलाएगी और वो बड़े फ़ाल तरीके से चलाएगी। और वो जो कमेटी है वो बड़े मंझे हुए पुराने सीनियर सियासतदानों की है और उनको वो इस तरह के मामला पहले भी भुगता चुके हैं। वो पहले भी मार्शल लॉ भुगता चुके हैं, बड़े मुश्किल वक्त जेलें और टॉर्चर भुगता चुके हैं। वो इनको भी भुगता लेंगे जो अभी चल रहा है। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ना कोई फुकदान है लीडरशिप का, और ना ही हमारी किसी के साथ डील हो रही है, ना ही हम किसी के साथ डील करेंगे। हमारी डील इस मुल्क के लोगों के साथ है। हमारी डील जो है वो इस मुल्क के 21 करोड़ लोगों के साथ है और हम उस डील में हमने उनकी बेसिकली सवाल ये बताएं कि देखिए अभी हमारी सदाकत अब्बासी साहब से, कौमी असम्बली के मेंबर हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, दीगर के बयानात भी आ चुके हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के कि कोई इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है। कई लोग को कहता है 15-20 ये तादाद बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी के हमारे साथ आ सकते हैं, बातचीत हो रही है। तो ऐसा अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, सिंध में एक नई हुकूमत बन जाती है, ऑपोजिशन जमातें मिलकर कोई हुकूमत बना लेती हैं, तो नून लीग कहां खड़ी होगी? देखिए, अगर तो विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ कोई भी काम हो तो हम तो ज़ाहिर है उसको हम ना किसी को रोक सकते हैं, ना हमारा ये कोई काम है। अगर कानून के मुताबिक कोई काम हो रहा है तो ठीक है, हम उसको ना हम इसको एंडोर्स करेंगे, ना हम इसके कोई खिलाफ बात करेंगे। ये ज़रूर है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है, क्योंकि जो पीपल पार्टी है उसके पास सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें हैं। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा तो अनलेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की तादाद इतनी बड़ी हो कि वो जो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनकी तरफ चले जाएं, तब तो मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है कि आप सिंध की गवर्नमेंट को जो है वो डिसॉल्व करके कोई और नई गवर्नमेंट ला सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है कानून के अगर आप दायरे में रह के बात करें। लेकिन अगर कोई बदमाशी के थ्रू दायरे इस तरह का काम करने की कोशिश करेगा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जो भी काम हो वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। हम नहीं इस चीज़ें बिलीव करते कि ज़ोर ज़बरदस्ती हो और बदमाशी हो। फनाउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत ने हमें वक्त दिया। अब ये लग रहा है, आपने सुन लिया कि एक तरफ अगर सिंध में कानूनी तौर पर कोई तब्दीली आती है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर जैसे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है, माजी में भी आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी और एक अलग ग्रुप सामने आ गया था और फिर एक हुकूमत बनी थी। अगर अब भी सिंध में ऐसा कुछ होता है तो नून लीग की तरफ से उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद गवर्नर राज अगर लगाया जाए तो शायद इस पर नून लीग को एतराज़ हो। अब देखते हैं कि क्या हिकमत अमली होती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ अपना जोर लगा रही है और उनकी कोशिश है कि सिंध में कोई और हुकूमत आ जाए, अपोजिशन मिलकर हुकूमत बना ले, इसके वाज़े इशारे हैं। और फवाद चौधरी साहब लगता है कि यही मिशन लेकर सिंध जा भी रहे हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आज की यह रही कि अबूरी हुक्मनामा भी सामने आ गया है JIT के हवाले से, और बड़े बड़े इंकशाफात JIT के जो हुए हैं उसके बाद कुछ अहम फैसले हुए हैं खरीदो फरोख्त पर। जिन जिन लोगों के नाम हैं वो जायदादें नहीं बेच सकते, खरीद नहीं सकते, उनके अकाउंट्स में मुंजमद हैं। इसकी तफसील इस ब्रेक के बाद। इकतीस दिसंबर हमेशा से अहम दिन रहा है, लेकिन अब की बार तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। 2018 का सूरज जरदारी साहब के लिए तल्ख यादें छोड़कर गुरूब हो रहा है। 2019 में मुफाहमत के बादशाह की मंजिल क्या होगी, इसका फैसला 31 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या, इस पर बहुत सी कयास आ रही चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस का अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपनी अबूरी हुक्म में तमाम जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने ऐसे तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के भी अहकाम दिए हैं जिनकी JIT रिपोर्ट में निशानदेही की गई है। अबूरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने अकाउंट्स की तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया है। इसके अलावा JIT रिपोर्ट में जिक्र करदा तमाम इमारात और जायदादों की खरीदो फरोख्त, बराह रास्त या बिला वास्ता माली फवायद वाली प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। JIT रिपोर्ट के इंकशाफात आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत के लिए कितने संगीन हैं। बात करते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी से, जिन्होंने बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। आरिफ चौधरी साहब, JIT रिपोर्ट आई, बड़े बड़े इंकशाफात इसमें हुए, अभी ये मामला चल रहा है। 31 दिसंबर को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम देती है। मजीद अबूरी हुक्म भी आ गया, एक दरखास्त आ गई ओमनी ग्रुप की तरफ से कि जनाब इसको रद्द कर दिया जाए, इस रिपोर्ट को ही, ये दुरुस्त नहीं है, इसमें ना सबूत है, ना दस्तावेजात है, ना जिन लोगों के बयानात लिए गए हैं उनके नाम हैं। ये दरखास्त कहां तक दुरुस्त है, कहां तक मजबूत है?
उसामा जी, बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। GIT पहले भी बनी और GIT हर ऐसे केस के लिए बनती है जो इस नौइयत का हो और जिसकी हाइप इतनी हो और इम्पोर्टेंस इतनी हो। ये GIT की हैसियत जो है, इसे चैलेंज किया था ख्वाजा हारिस ने उस केस में भी, जब वो अदालत के सामने पेश हो रहे थे, नैब कोर्ट के सामने। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि GIT जिसे सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करती है, उसकी फाइंडिंग की बहुत ज़्यादा हैसियत होती है, चूँकि बेसिकली उसकी सैंक्टिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसे दे देती है। उसका जो मुकाम है या मर्तबा है या उसकी हैसियत है वो बना देती है। सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म जिसके तहत कोई इवन बैलप भी मुकर्रर होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे काम करता है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, वो रिपोर्ट आपने भी देखी होगी और बड़ी होशरुबार रिपोर्ट है, मैं भी अभी तक पढ़ रहा था। उसमें ये डॉक्यूमेंट्स भी लगाए गए हैं, सबूत भी फराहम किए गए हैं हर चीज़ का, यानी समिट बैंक किस तरह खुला और किस तरह पैसे कहाँ से कहाँ गए, हर चीज़ जो है वो पूरे सबूत के साथ, पूरा रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाए हैं। और फिर बाकी उन्होंने ये केसेस जो है रिकमेंड किए हैं कि नैब की तरफ भेज दिए जाएं या FIA की तरफ भेज दिए जाएं। ऐसी सूरत हाल में जब इतना बड़ा सबूत आ जाए तो नैब का ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो नैब के चेयरमैन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि जब उसके पास इस तरह के सबूत आ जाए तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को भी सीज़ कर सकते हैं और उन लोगों को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं और यानी ECL पे नाम की भी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। उनका महज ये कह देना, देखिए जी अब तो जो मुल्ज़म है वो तो यही कहेगा जी कि इसके सारा झूठ का पलंदा है, लेकिन बात ये है कि जिन्होंने मुकर्रर किया है वो खुद सुप्रीम कोर्ट है। चौधरी साहब, आगे की बात अगर करें तो अब हो क्या, ये 2015 में यह केस फाइल होता है जाली बैंक अकाउंट्स का, और आप देखिए 3 साल बाद यहां नौबत आती है कि एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो GIT बनती है। इससे तो लग रहा है बाकी इदारे तो पहले ही नाकाम हुए, नैब हो, FIA हो, सब अब दोबारा उनकी तरफ अगर मामला जाएगा तो कितना अरसा लगेगा? अभी हमने पनामा में देखा है काफी अरसा लग गया। ये तो लगता है कि अभी अबूरी हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब पता नहीं आगे कितने मराहल है, तो सालों लग जाएंगे। नहीं, कई साल नहीं लगेंगे, उसके काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा था। आपको ये मालूम होगा कि 2015 से ये मामला शुरू हुए तहकीकात के, लेकिन दरमियान में तहकीकात रुक गई और कई वजूह आई जिसकी वजह से चीज़ें रुकी रहीं, वरना अब तक ये सारा मामला बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए था। और जितना ये सिंडिकेटेड क्राइम है, बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, मुश्किल होता है इसको पकड़ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारीख का ये मेरा जुमला नोट कर दीजिए कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का और मिस यूज़ ऑफ पावर का केस है और करप्शन का भी मैं समझता हूँ। और ये तारीख बनेगा, इसमें फ़ैसला भी ऐसा आएगा जो सब नस्ल आइंदा लोग कहेंगे, वाकई महसूस करेंगे कि इस तरह के जुर्म में इस तरह के लोगों को मुलव्वस नहीं होना चाहिए और ये करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप देखें कि खुद आप प्रेसिडेंट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से अपने हक में सबरी मंजूर करवा रहे हैं, लोन की रकम मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, अपने अकाउंट मौजूद है नाम के साथ, शनाख्ती कार्ड के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखतों के साथ पैसे जमा हो रहे हैं पैसे। और फिर यह है कि रूल्स की, रेगुलेशंस की, फॉरेन एक्सचेंज वर्जी हो रही है, जिस तरह ये समिट बैंक बना और फिर जिस तरह यानी मुख्तलिफ, यानी कानून क्या कहता है कि पैसे कहाँ से आने चाहिए बैंक के बनने के लिए, इस तरह के बैंक के लिए, और पैसे जो है वो किस तरह मुख्तलिफ इदारों से किस तरह मुंतकिल हो रहे हैं। और फिर बाकी ये जो रियाज मलिक साहब जो है, उनके दामाद जैन मलिक, उसकी तरफ से जो अकाउंट यानी में जमा हुए हैं, जरदारी साहब के गए हैं, यानी वो आप उसे क्या कहेंगे। और फिर बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो ऐसे लोगों की है जो खुद ओमनी ग्रुप जो है, इसके लिए अभी भी उनमें से एक शख्स जो है वो इनके पे रोल पर है और मुल्क से बाहर है, काम कर रहा है। और बाकी जो वो फलूदे वाले के नाम आपने ये 3 यानी एजेंसियां जो हैं वो 3 कंपनी अलग-अलग है, एक फलूदे वाले के नाम, एक रिक्शे वाले के नाम और एक मुर्दा के नाम, यानी ये वो ऐसे अकाउंट्स हैं। और फिर उन्होंने किया क्या है,
GIT ने ये काम किया है कि उसके साथ कनेक्शन पूरा उनका कायम किया है। ये जो कहते हैं ना जी, बात तो हो रही थी अरबों की, लेकिन आपने तो हमारे वो कुत्तों के खाने की बात की और फलां की, लंच की, ये कनेक्शन मिलता है कि हर चीज़ उन अकाउंट से इनके लिए हो रही थी। यान अली के टिकट्स भी आ रहे थे। चौधरी साहब एक बात कर रहे हैं, मुर्दा शख्स के नाम पर भी अकाउंट, फालूदा वाला, रिक्शा वाला। एक और अब ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त ये चल रही है कि एक तिल वाले लड्डू बनाने वाला एक गरीब शख्स है, उसके नाम पर भी अकाउंट है और करोड़ों रुपए उससे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और FBR कह रहा है भाई किधर से आ रहे हैं करोड़ों रुपए। तो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है। इतने इंकशाफात तो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले कभी ना हुए हों, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या जरदारी साहब गिरफ्तार होंगे। बिलावल भुट्टो का भी नाम आ चुका है। क्या मुराद अली शाह वज़ीर सिंध गिरफ्तार हो सकते हैं? मलिक रियाज क्या गिरफ्तार हो सकते हैं? ऐसे से बड़े बड़े नाम। देखिए जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी सवाबदीद है, वो इसे जिस तरह समझते हैं, लेकिन ये कि चांसेस मुझे गिरफ्तारी के कुछ ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आते कि ये अकाउंट्स फ्रीज़ होने के बाद और ECL पे नाम आने के बाद फिर केसेस जो है वो जाने चाहिए अपनी उन इदारों की तरफ जो वो इदारे अगर मुनासिब समझें तो वो गिरफ़्तार कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बाहर सूरत मैं समझता हूँ कि इस मामले में उन्होंने ये जो अक्सर कहा जा रहा है कि जी GIT में तो कुछ भी नहीं है, ये बात ज़हन में नशीन रहनी चाहिए कि अगर इस तरह ना होता तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पढ़ने के बगैर नहीं वहाँ बैठ के परेशान हुए चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कहा उन्हें कि जी आप पैसा मुल्क भी लूट रहे हैं और इसके बावजूद आपका तकब्बर और गुरूर भी नहीं गया। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट ही है जो उन्होंने जो ऑलरेडी जमा हो चुकी थी और पूरी तफसील के साथ उन्होंने पढ़ने के बाद यानी उनके बारे में ये कमेंट्स किए। और चूँकि ये इतना तेज़ी से काम सारा हो रहा है, आप अगर वो इसे नहीं रोकते और इसके लिए सारे वो मेजर्स इस्तेमाल करना पड़ेंगे गैर मामूली, जिससे ये इसे प्रॉपर्ली आप इन्वेस्टिगेट कर सके और रोक सके इस काम को फर्दर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या पीपल्स पार्टी ने नून लीग की बात कर ली। खबर यह है, बल्कि अफसोसनाक खबर यह है कि खवातीन से मुतल्लिक जिन अजीम सियासी रवायात की पीपल्स पार्टी अमीन रही है, अब खुद ही उनकी धज्जियां उड़ाने पर उतर आई है। कल मैंने कम गो और धीमे मिजाज के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की घोटकी में तकरीर सुनी तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया कि वो जातियात पर भी उतर सकते हैं और खवातीन की तज़हीक भी कर सकते हैं। उनके अल्फाज क्या थे, इशारा किस तरफ था, आप भी सुने। इसको तो खुद पता नहीं है कि मैं वजीर आजम हूँ। इसको पीरनी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो, तो उस पीरनी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। ये वजीर आजम की अहलिया की बात कर रहे हैं। जिस वक्त मुराद अली शाह ये तज़हीक आमेज़ अल्फाज अदा कर रहे थे, वहीं मौजूद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मुस्कुरा कर हाज़रीन की तरफ बोसे उछाल रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने बारहा अपने कौल और फेल से यह साबित किया कि जहां बात ख़वातीन की हुर्मत और हुकूक की होगी वहां वो किसी को खातिर में लाएगी ना मुआफ़ करेगी। इमदाद पताफी की, नुसरत सहर अब्बासी की तौहीन और पार्टी क़यादत के नोटिस और उस पर माफ़ी का मामला हो या फिर रेप के इल्ज़ाम याफ्ता इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर आसफा और बख्तावर की अपने ही वालिद के खिलाफ बगावत, इन्हीं अजीम रिवायात की अक्कास दिखाई देती है। लेकिन लगता है कि अब पीपल्स पार्टी नून लीग की डगर पर चल निकली है। कौम को अच्छी तरह याद है कि 1988 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ किरदार कुशी की मकरू, घटिया और मजमूम मुहिम किस तरह चलाई। ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए हैं। 2008 के बाद सियासत में बहुत कुछ बदला, लेकिन ना बदली तो लीगी रहनुमाओं की खवातीन की तज़हीक की रिवायत ना बदली। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और आबिद शेर अली क्या क्या कहते रहे जलसों, बल्कि कौमी असम्बली के ऐवान में भी खवातीन की तज़हीक से नहीं चूके। कार इनसे संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ट्रैक्टर ट्राली चुप कराओ।
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤਕਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ कहती डोंट टच मी मैं कहते से टच करने वाला है जी अफसोसना। इस हवाले से बात करते हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा से, फंक्शनल लीग की रहनुमा हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं कि ये तो इस तरह की रिवायत नहीं थी। पहले हमने असम्बली में देखा आपके साथ जिस तरह नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फिर खैर उस पर माफ़ी। अब वज़ीर आला सिंध खुद किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या वजह है? पीपल्स पार्टी इतने दबाव में है, ये JIT सारा मामला, ये जाली अकाउंट्स केस की वजह से? बहुत शुक्रिया उसामा, और आपने बहुत अच्छा जो इस वक्त पूरी हिस्टोरिकल तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन के हवाले से जो सियासत रही है वो आपने बहुत अच्छी ब्रीफ की। देखिए, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की ये रिवायत तो नहीं रही, तो आप पीपल्स पार्टी को इस वक्त कोड ना करें, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जरदारी लीग है। हम कई सालों से कहते आ रहे हैं, जब से बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई है तो उसके बाद जरदारी लीग ने पीपल्स पार्टी खत्म कर दी। अब ये जरदारी जो अपने प्रेशर, अपने पावर के साथ इस पार्टी को लेके चल रहे हैं, और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना उसामा जी। अब आपने कहा बड़े धीमे मुराद अली शाह के लिए कहा, ये मुराद अली शाह साहब ने अपने ऊपर जो खौल चढ़ाया हुआ था ना यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो खौल असल में उतर चुका है। इंसान की जो असल एक्चुअल शख्सियत होती है वो सामने आ जाती है जब वक्त पड़ता है। तो आज अब आप इसके बाद और कुछ इनके मुंह से सुनेंगे। इन्होंने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब की बेगम के लिए जो कि फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान की, उनका तो क्या इसमें वो है, उनका नाम लेकर आपने किस तरीके से आज अपनी स्पीच में कहा है, तो ये समझ लें कि ये जो जरदारी लीग से अपना जो असल चेहरा है वो इसलिए नहीं सामने आ रहा था कि अभी इन पर बुरा वक्त नहीं पड़ा था, अब इन पर बुरा वक्त पड़ा है, और ऐसा पड़ा है कि ये लोग तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या अब ऐसा वक्त है कि हम कोई और ऐसा पैंतरा बदल लें कि शायद हमें फिर निजात मिल जाए और हम फिर चढ़ जाए और फिर हम नुसरत साहिबा ऐसा होने नहीं जा रहा। आप ऑपोजिशन में आप देख रही हैं कोई ऐसा हो सकता है कि कोई लोग अलग हो जाएं पीपल्स पार्टी से और अपोजिशन के साथ मिल जाएं, 17 लोग चाहिए और ये कोई और हुकूमत बना ले, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चली जाए, ऐसा मुमकिन है? देखो सामा, बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई, आप तो सब हैरान हो गए ना, सब आप चैनल्स पे कह रहे थे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, लेकिन वो चले वो दूसरे तरीके से थी, वो आइन के मुताबिक उसको नहीं हम कह सकते। लेकिन सिंध में चूंकि इस वक्त जो असेंबली में आप नजर आ रहे हैं ना, आपको सिंध असेंबली में जो सामने ट्रेजरी बेंचेस पर जो बैठे हुए हैं ना, वो मेजॉरिटी में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। नाम गिनवाना शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी छोड़ेंगे? क्या वो जरदारी साहब को छोड़ेंगे? अगर वो इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ तो कई दर्जनों कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम आए, किस तरह वो पैसे बनाते रहे, किकबैक्स देते रहे, ये अरबों खरबों रुपए का मामला सामने आया है, वो क्यों छोड़ेंगे जरदारी साहब को? देखिए जी, बहुत सारी चीजें हैं उसामा, आपको पंजाब की पॉलिटिक्स का पता है, बड़े बड़े जियाले तहरीक इंसाफ को प्यारे हो चुके हैं, है या नहीं है? जी है या नहीं? कई जियाले तहरीक इंसाफ को प्यारे हो चुके हैं और वो बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के रहे। तो यहाँ देखिए, सियासत में कुछ नामुमकिन नहीं है, और ये तो इनका वसीला है। ये लोग तो हमारे पास कैसे कौन थे, इम्तियाज शेख का नाम ले लूं, जिन्हें इज्जत और तकरीम की गई इस पार्टी में, वो छलांग लगा के उधर चले गए, किस लिए गए? पैसे के लिए, पावर के लिए। तो यहाँ सिंध में जो लोग इस वक्त बैठे हुए ना, कई GDA जब औज पर था इलेक्शन से पहले, आपने देखा कि हमारी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही थी, आपके बोल टीवी ने जिसको बहुत दिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बाकी पाकिस्तान का छोड़े, सिंध में तो अंदरून सिंध में बड़ी मकबूल है, वो तो बड़ा मसला कर देगी, मतलब हुकूमत को चलने नहीं देगी अगर कोई गिरफ्तारी होती है या इस तरह। प्लीज ये गलतफहमी निकाल दें, प्लीज निकाल दें। पीपल्स पार्टी कोई मकबूल नहीं है, जरदारी लीग है जो थोड़ी थोड़ी रह गई है, जो पैसों से वोट खरीदते हैं। मैं विटनेस हूँ, पूरी सिंध में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नुसरत सहर, आपने हमें वक्त दिया। चूल्हे बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, फैक्ट्रियां भी बंद, शहरी सनतकार और दिहाड़ीदार फिक्रमंद हैं।
पुराने पाकिस्तान के दुख नए पाकिस्तान में भी कम नहीं हो रहे। गर्मियों में बिजली नहीं मिलती और सर्दियों में गैस नायाब हो जाती है। तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक कराची में सनतकारों ने फैक्ट्रियां ही बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर मजदूरों के घर में तो सफ़े मातम बिछी है, लेकिन अरबाब इख्तियार को शायद खबर ही नहीं। अदादोशुमार ये हैं कि सनतकारों को गैस बहरान की वजह से यौमिया 2.5 अरब रुपए नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए इन्होंने नए साल का आगाज भी एहतजाजी मुजाहरों से करने का प्रोग्राम बनाया है, जो 1 जनवरी को गवर्नर हाउस कराची के बाहर किया जाएगा। सिस्टम यह है कि नई हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे का तो पता है, लेकिन सारिफीन को गैस कैसे फराहम करनी है इसकी कोई खबर नहीं। गैस प्रेशर में कमी का ताज़ा सिलसिला दिसंबर के आगाज से शुरू हो गया था। कराची समेत सिंध भर में शहरी CNG स्टेशन की बंदिश से खार हुए। एहतजाजी मुजाहरों के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया, लेकिन 4 दिन की भी चांदनी ना हो सकी। यह दुरुस्त कि सर्दियां आते ही गैस की तलब बढ़ जाती है। सवाल रसद का है, पाकिस्तान के पास तलब पूरी करने की रसद मौजूद है या नहीं? जवाब गैस कंपनियों को पता है, लेकिन अलमिया यह है कि गैस कंपनियां जब गलत मालूमात दें फिर बेहतरी कैसे आएगी। देखना यह है कि क्या नई हुकूमत इस बेकाबू होते जिन पर काबू पा लेगी। नून लीग की हुकूमत इस हवाले से बड़े बड़े दावे किया करती थी। कतर से गैस की दरामद की भी बातें होती थी, फिर मौजूदा बहरान ने सर क्यों उठाया, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं दलील के साथ बात करने वाले सनतकार नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग। इश्तियाक बेग साहब, ये क्या नून लीग के दौर में प्लानिंग दुरुस्त नहीं हुई? जो हालात हम अब देख रहे हैं कि इस हुकूमत की तो पहली सर्दियां हैं, ये बहरान इनको देखना पड़ रहा है या लोगों को देखना पड़ रहा है, या आज कुछ हो गया है? सबसे पहले तो मैं अभी फेडरेशन हाउस से आया हूँ, जहाँ पे पूरे कराची के और सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वहाँ पे मौजूद थे, और आप यकीन करें कि इतनी परेशानी इस वक्त चल रही है। और ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि जाके जो नए प्रेसिडेंट आए हैं फेडरेशन के, वो जाके मिलें फ़ौरन इमीडिएट बेसिस के ऊपर। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामा, कराची की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, घरों में बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, और CNG जो है वो भी बंद है। अभी कोई हफ्ते 10 दिन पहले यहाँ पे गुलाम साहब जो मिनिस्टर आए हैं और वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे, गवर्नर हाउस में तमाम स्टेक होल्डर से मिले थे, वो बिल्कुल यकीन दहानी करा के गए थे कि आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स ही सेट कि सब आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। क्यों सामा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। क्यों? हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत गिर गई हैं और हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दिस इज़ वन प्रॉब्लम जो हमें बहुत ज़्यादा मईशत के अंदर डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे में अगर आप इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो है और फर्दर गिर जाएगी, जिससे क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 100% आते हैं, यही सब कुछ बात तहरीके इंसाफ की हुकूमत करती है। असद उमर साहब कहते हैं, उनका तो ये प्लान है इस हुकूमत का कि जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ाएगी उसको हमने सपोर्ट करना है, ताकि डॉलर की कमी भी उससे खत्म होगी, प्रोडक्शन होगी, तो ही मुल्क इस बहरान से निकल सकता है। लॉन्ग टर्म में हमें चीजें बनानी है, पैदावार बढ़ानी है, मैन्युफैक्चर बनना है। तो फिर हुकूमत की भी यही सोच है, आप भी यही कह रहे हैं, तो फिर मसला हल क्यों नहीं होता? कब तक हल होगा? देखिए उसामा, पहले जो था नवाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में ये हुआ करता था कि अगर लोड शेडिंग हुआ भी करती थी, ख़ास तौर पे विंटर के अंदर, क्योंकि पंजाब जो है वो काफ़ी विंटर के अंदर डिस्टर्ब होता है और गैस वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो थी उनको एग्जम्पशन दिया जाता था कि वो इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल मुतासिर नहीं होती थी, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। मगर इस बार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव के एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है या लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, सबके लिए उन्होंने गैस को इस वक्त बंद कर दिया है। तो इस वक्त देखिए हमारी इस वक्त क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। दूसरी एक बात मैं आपको बतलाऊँ, इट्स नॉट द क्वेश्चन कि इस वक्त हमारी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो 70% जो इंडस्ट्री है वो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंड करती है। रीज़न बीइंग कि अगर हम इस वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी से अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे तो हम अपने रीजन के अंदर कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ प्रोड्यूसिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी और द इलेक्ट्रिसिटी यू कैन। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा, वक्त खत्म हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब देखते हैं कि हुकूमत कब तक ये मसला हल करती है। ये तो ऐसे लग रहा है कि अभी तक हुकूमत फायर फाइटिंग से ही नहीं निकल पा रही, आग बुझाने के अमल से ही नहीं निकल पा रही। कब ये हुकूमत बिल्ड कर सकेगी कारखानों को, फैक्ट्रियों को, कि लोगों को मुलाजमत भी मिले और पाकिस्तान चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाला बने, बरामदात पाकिस्तान बढ़ा सके। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी जंग जारी है।